नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी। मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट 3 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 की बात करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार सैनी। DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट 3 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 9 सिंगल पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है भाई। और ये चैप्टर नंबर 9 का 10th लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम किसी भी एनालिटिक फंक्शंस के पोल्स के नेचर का अध्ययन करेंगे कि किसी भी एनालिटिक फंक्शंस के पास अगर कोई पॉइंट उसका पोल है तो उसका नेचर क्या होगा, या उस पॉइंट पर जो फंक्शन है उसका नेचर क्या होगा, किस प्रकार से फंक्शन डिफाइन होगा, या फंक्शन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी, उन सभी का अध्ययन हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को एक रिजल्ट्स के साथ, जिसका नाम है फलन के अनंत तक वियुक्त बिंदु होते हैं। ठीक है भाई। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 9 में एक थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर 9.5.1। लेकिन यहाँ पे हम थ्योरम नंबर 9.5.2 का अध्ययन करेंगे, जिसका स्टेटमेंट है कि फलन के अनंत तक वियुक्त बिंदु होते हैं। ठीक है भाई। फलन के अनंत तक वियुक्त बिंदु होते हैं, वियुक्त बिंदु होते हैं। ठीक है भाई। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है कि फलन के अनंत तक वियुक्त बिंदु होते हैं। अब देखिए, आपको क्या दिया गया स्टेटमेंट के अंदर, आपको स्टेटमेंट के अंदर एक फलन दिया गया है या फिर एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है, जो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z में डिफाइन है किस पर, डोमेन D पर। और ये जो डोमेन D है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है भाई। और किस प्रकार से डिफाइन है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन है f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आई बटा v, जहाँ पे u स्मॉल u और स्मॉल v क्या होते हैं, वास्तविक चरों x और y के वास्तविक मान फलन होते हैं। ये इंफॉर्मेशन तो हमें कहाँ दी गई है, स्टेटमेंट में दी गई। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को लिखते हैं कि आपको क्या क्या दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, दिया गया है f ऑफ z सम्मिश्र चर z में कोई सम्मिश्र फलन है। सम्मिश्र चर z में क्या है, कोई सम्मिश्र फलन है। ठीक है भाई। सम्मिश्र फलन है जो प्रांत D पर परिभाषित है, या जो प्रांत D पर निम्न प्रकार परिभाषित है, जो प्रांत D पर निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई। जो प्रांत D पर निम्न प्रकार परिभाषित है। अब देखिए ये किस प्रकार से डिफाइन है, उसको देखिए। डेट इज f फ्रॉम D to C such that, या f फ्रॉम D to C बराबर
a प्लस आयोटा b सच डेट a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्या मतलब ये c क्या है, ये c कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है जिसमें किस प्रकार की संख्या है, जिसमें a प्लस आयोटा b टाइप की संख्या है, जहाँ पे a और b तो रियल नंबर्स हैं और आयोटा क्या है, और आयोटा बराबर अंडर रूट माइनस 1 है। ठीक है, तो दैट इज f फ्रॉम d to c such that f of z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v। ठीक है, दैट इज f ऑफ z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v, जहां u तथा v वास्तविक चरों, जहां u तथा v वास्तविक चरों x व y के कैसे फंक्शन है, वास्तविक मान फलन है। x व y के वास्तविक मान फलन है। ठीक भाई, कैसे फंक्शन है, वास्तविक मान फलन है। तथा z बराबर x प्लस आयोटा y और फाई डज नॉट इक्वल टू d सबसेट ऑफ c। ठीक है, जहाँ पे d क्या है, जहाँ पे d कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट का कोई मोनोमियलिटी सबसेट। अब देखो आगे आपको क्या देगा, अनंतक के फलन के अनंतक। ठीक है, तो आपको अनंतक मानना है कि माना कि डोमेन से आप कोई पॉइंट लीजिए, वो पॉइंट क्या है, या वो पॉइंट इस फलन f ऑफ z का अनंतक है, या फिर आप कोई भी एनी पॉइंट लीजिए जो कि क्या हो, इस फंक्शन का पोल हो। मतलब इस फंक्शन का उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है उस पॉइंट पर फंक्शन खुद डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो देखिए माना z बराबर a f ऑफ z का, माना z बराबर a f ऑफ z का कोटि m का कोई अनंतक है, कोटि m का कोई अनंतक है। ठीक भाई, z बराबर a क्या है, f ऑफ z का कोटि m का कोई अनंतक है। अनंतक है तो आप क्या कह सकते हो, अर्थात z बराबर a के प्रतिवेश में, अर्थात z बराबर a के प्रतिवेश में फलन f ऑफ z का, फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में, के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में, लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में पदों की संख्या, मुख्य भाग में पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो। मुख्य भाग में पदों की संख्या सीमित हो। ठीक है भाई, मुख्य भाग में पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो। सीमित हो कहने का मतलब है कि उन मुख्य भाग के अंदर जो भी आपके पास पद आ रहे हैं उन पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, गिनी जा सके ऐसी संख्या होनी चाहिए। ठीक भाई, मतलब उन पदों की संख्या कोई फाइनाइट नंबर हो, इनफाइनाइट नंबर ना हो। ठीक है, अब देखो कोटि m का अनंत है तो आपने लिख दिया कि z बराबर a के प्रतिवेश में फलन f ऑफ z के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भागों पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो तो फलन f ऑफ z का z बराबर a पर लॉरेंट प्रसार लिखो, मतलब लॉरेंट प्रसार लिखना है आपको, दैट इज f ऑफ z बराबर समीशन n बराबर 0 to infinity an
जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस समेशन एन बराबर 1 टू स्मॉल एन बी एन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन। ठीक है, मतलब आपने बताया कि जेड बराबर है आपको जेड का कोई भी एम का अनंतक है, तो आपने क्या कहा, अगर अनंतक है तो इस फलन के लिए इस फलन के लॉरेंट प्रसार के मुख्य भागों पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। अगर लॉरेंट प्रसार के मुख्य भागों पदों की संख्या सीमित है तो इसका लॉरेंट प्रसार लिखो, तो लॉरेंट प्रसार ये होगा किस पॉइंट पे, जेड बराबर 1 पर। ठीक है, अब देखो आपको सिर्फ क्या करना है कि ये जो अनंतक होते हैं वियुक्त बिंदु होते हैं। अनंतक वियुक्त बिंदु होता है, कहने का मतलब है जो पॉइंट है इस फंक्शन का पोल है उस पोल के नेबरहुड में, उस पोल के किसी भी नेबरहुड में फलन एफ ऑफ जेड का कोई दूसरा अनंतक नहीं मिलना चाहिए। ठीक है भाई, जैसे आपने इस जेड के बराबर ए का आपने नेबरहुड बनाया, ठीक है, जेड बराबर ए का नेबरहुड बनाओगे तो कोई सर्किल बनाओगे, ठीक है, आप आर रेडियस का कोई सर्किल बनाओगे तो इस आर रेडियस के सर्किल, आपने आर रेडियस का सर्किल बनाया, ठीक है, जेड बराबर देखो, तो इस जेड बराबर ए का डिलीटेड डेल्टा सॉरी इस जेड बराबर ए का डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड बनाओ। ठीक है, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड बनाते हो, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड बनाते हो तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर को ही तो लोगे आप जो कि किसका पालन कर रहे हो, जो कि इस इक्वेशन का पालन कर रहे हो। ठीक है भाई, यही तो आप बनाओगे भाई, यही तो कहना चाह रहे हो कि आपको जेड बराबर ए का प्रतिवेश बनाना है, तो जेड बराबर ए को सेंटर मान कर डेल्टा रेडियस का वृत्त बनाइए। फिर इस डेल्टा रेडियस के वृत्त में करना क्या है, आपको बाउंड्री पॉइंट्स को छोड़ देना है और साथ ही साथ डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड बनाना है, तो बाउंड्री पॉइंट के साथ इस पॉइंट को भी हटा देना है मुझे। फिर जो पॉइंट बचेंगे वो किसके द्वारा डिफाइन होंगे, वो इस इक्वेशन के द्वारा डिफाइन होंगे। और यही सिद्ध करना है कि इस इक्वेशन या फिर इस सेट के अंदर फलन एफ ऑफ जेड का कोई अनंतक विद्यमान ना हो, मतलब इस सेट में जितने पॉइंट है वो पॉइंट उनमें से कम एक पॉइंट भी एफ ऑफ जेड का अनंतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही सिद्ध करना है। तो देखो अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जेड के अनंतक, कि एफ ऑफ जेड के अनंतक, एफ ऑफ जेड के अनंतक वियुक्त बिंदु होते हैं। क्या सिद्ध करना है कि एफ ऑफ जेड के जो अनंतक होते हैं वो कैसे बिंदु होते हैं, वियुक्त बिंदु होते हैं। ठीक है भाई, कैसे बिंदु होते हैं, वियुक्त बिंदु होते हैं। अब देखो वियुक्त बिंदु होते तो आप ऐसे करो, इसके लोरेंट एक्सपेंशन जो आपने लिखा है ना फलन एफ ऑफ जेड का, जेड बराबर ए के प्रतिवेश में जो लोरेंट एक्सपेंशन लिखा है, उस लोरेंट एक्सपेंशन में से करना क्या है आपको, उस लोरेंट एक्सपेंशन में से आपको जेड माइनस ए की होल पावर एन कॉमन लेना है। ठीक है, इस पूरे टर्म्स में से क्या कॉमन लेना है, जेड माइनस ए की होल पावर एन। जेड माइनस ए की होल पावर एन को अगर कॉमन लेते हो तो डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो देखो जेड माइनस ए की होल पावर एन मैंने कॉमन ले ली, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास शेष बचेगा एफ ऑफ जेड बराबर जेड माइनस ए की होल पावर एम इंटू फाइव ऑफ जेड। ठीक है भाई, जहाँ फाइव ऑफ जेड क्या है, जहाँ फाइव ऑफ जेड की वैल्यू हो जाएगी फाइव ऑफ जेड बराबर समेशन एन बराबर सॉरी जेड माइनस ए की होल पावर एम नहीं, जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एम लेना है, तो फाइव ऑफ जेड बराबर समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की होल पावर एम प्लस b1 जेड माइनस ए की होल पावर एम माइनस 1 प्लस b2 जेड माइनस ए की होल पावर एन माइनस 2 प्लस
डॉट 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 प्लस बी एम जेड माइनस ए की होल पावर एम, सॉरी बी एम। ठीक है, तो ये फलन फाइव जेड की वैल्यू है। अब देखो इस जेड वन से की इस फाइव जेड की वैल्यू अगेन यहाँ रिप्लेस करो, तो अगेन आपको क्या मिल जाएगा, अगेन आपको एफ ऑफ जेड मिल जाएगा। तो ये समेशन तो एज मिल जाएगा, सिर्फ इस वाले समेशन का क्या मिल रहा है आपको, इस वाले समेशन का ये फॉर्म मिल रही है, योग श्रेणी मिल रही है। ठीक है, अगर इस वाले समेशन को अगर आप ओपन करके लिखते नहीं है यहीं पर अगर आप इसको ओपन करके लिखते और फिर जेड वन से की होल पावर वन से एम कॉमन लेते तो आपको यही फंक्शन मिलता है, और इस फंक्शन में इस फाइव ऑफ जेड की वैल्यू यही होती है। ठीक है, अब देखो आता है, या फिर ऐसे देखो, आप देखते हो आपने फाइव ऑफ जेड डिफाइन किया, ठीक है, फाइव जेड आपने डिफाइन किया, साथ ही साथ आपको क्या क्या पता है कि जेड बराबर ए, जेड बराबर ए क्या है, एफ ऑफ जेड का कोटि एम का अनंतक है, कोटि एम का अनंतक है, तो इसके एमवे गुणांक है, इसके लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग का जो एम्बा गुणांक होगा उसका मान तो क्या होगा, नॉन जीरो का। हाँ, हो सकता है किसी और का मान, तो इससे पहले जो कोफिशिएंट आ रहे हैं bm से पहले वाले कोफिशिएंट, जैसे मान लो b1 हुआ b2 हुआ, इन सब के मान भले ही जीरो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोटि m का अनंतक है तो लॉरेंट प्रसार के मुख्य भाग में एमवे पद का जो एमवे पद गुणांक है उसका मान क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पे ये bm का मान क्या है, नॉन जीरो है। अब आप z बराबर ए पर देखो, z बराबर ए पर वैल्यू फाइंड आउट करो फाइव ऑफ जेड की, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो सभी जीरो हो गई, सिर्फ क्या बचा है आपके पास शेष फाइव ऑफ एम बच रहा है, सॉरी बी एम बच रहा है। तो क्योंकि z बराबर बिंदु z बराबर ए पर, क्योंकि बिंदु z बराबर ए पर फाइव ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, फाइव ऑफ जेड की वैल्यू है फाइव ऑफ ए, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है बी एम की, जहाँ बी एम किसके इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। अर्थात 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 जेड बराबर ए के प्रतिवेश में, अर्थात जेड बराबर ए के प्रतिवेश में, अर्थात जेड बराबर ए के प्रतिवेश में फाइव ऑफ जेड अनंत की ओर अग्रसर नहीं है, फाइव ऑफ जेड अनंत की ओर अग्रसर नहीं है। ठीक है भाई, फाइव ऑफ जेड अनंत की ओर अग्रसर नहीं है, फाइव ऑफ जेड अनंत की ओर अग्रसर नहीं है, कहने का मतलब है कि जेड बराबर ए के नेबरहुड में जितने पॉइंट हैं उन पॉइंट्स पे फाइव ऑफ जेड की वैल्यू क्या कोई होगी, फाइनाइट नंबर ही होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी। तथा तथा जेड बराबर ए के प्रतिवेश में, तथा जेड बराबर ए के प्रतिवेश में, तथा जेड बराबर ए के प्रतिवेश में जेड बराबर ए के अतिरिक्त, जेड बराबर ए के अतिरिक्त किसी भी बिंदु पर, जेड बराबर ए के अतिरिक्त किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर एफ ऑफ जेड का मान अनंत नहीं है, या एफ ऑफ जेड का मान अनंत की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, एफ ऑफ जेड का मान अनंत की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। ठीक भाई, अनंत की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर नहीं हो रहा है। और जब अनंत की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ये जो अनंतक है ये कैसा अनंतक है, वियुक्त बिंदु है। ये जो अनंतक आपने माना है या फिर जो पॉइंट माना है जेड बराबर ए, ये कैसा पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है। अतः अनंतक जेड बराबर ए, अतः अनंतक जेड बराबर ए फलन एफ ऑफ जेड का, फलन एफ ऑफ जेड का वियुक्त बिंदु है। क्या है, फलन एफ ऑफ जेड का वियुक्त बिंदु है। ठीक है भाई, तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट होती हुई, ठीक है, ये जो थ्योरम है ये कंप्लीट होती हुई। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट थ्योरम है 9.5.3, ठीक है, ये थ्योरम तो आपकी कंप्लीट होती हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी थ्योरम है
वो है 9.5.3। ये आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जेड और उसके पास कोई पॉइंट है जेड बराबर ए, जो कि क्या है एम कोटि का अनंतक है। तो 1/f(z) क्या होगा, 1/f(z) के पास जो जीरो होगा उसकी भी कोटि कितनी होगी, एम कोटि ही होगी। ठीक है भाई। तो स्टेटमेंट देख लीजिए। देखो स्टेटमेंट देख लीजिए। आपकी थ्योरम है थ्योरम 9.5.3। यदि एक विश्लेषिक फलन एफ ऑफ जेड का जेड बराबर ए पर एम घात का अनंतक हो, जेड बराबर ए पर एम घात का अनंतक हो, एम घात का अनंतक हो, एम घात का अनंतक हो, तो फलन 1/f(z), तो फलन 1/f(z) का z बराबर ए पर कोटि m का शून्य होगा, कोटि m का शून्य होगा। ठीक है भाई, क्या होगा, कोटि m का शून्य होगा। तो ये आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखिए इस थ्योरम का प्रूफ देखिए। आपको एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ जेड। ठीक भाई, एनालिटिक फंक्शन है मतलब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन, आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया गया है किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड के अंदर, और किस पर डिफाइन है, डोमेन डी पर डिफाइन है, जहां पर डोमेन डी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। साथ ही साथ फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ जेड बराबर डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी, जहां यू और वी तो क्या है, वास्तविक चरों एक्स और वाई के वास्तविक मान फलन है। ठीक है भाई, तो ये आपको एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है। अब देखो इस एनालिटिक फंक्शन का क्या है, एक अनंतक दिया गया है, जेड बराबर ए क्या दिया गया, अनंतक दिया गया है, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है n। ठीक है, जिसका ऑर्डर कितना है इस अनंतक का, इस अनंतक का ऑर्डर है n। तो आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है कि फलन 1/f(z) का, जो फलन 1/f(z) का इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जिसका ऑर्डर कितना होगा, जिसका ऑर्डर भी m ही होगा। ठीक है भाई, एक फलन 1/f(z) का जीरो होगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या होगा, z बराबर a, इस फलन का जीरो होगा,
और कितने ऑर्डर का होगा, m ऑर्डर का 0 होगा। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया गया है, विश्लेषित फलन दिया गया है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो देखो स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में आपको एक विश्लेषित फलन दिया गया है। तो लिखिए, दिया गया है f ऑफ z, दिया गया है f ऑफ z सम्मिश्र चर z में, सम्मिश्र चर z में कोई सम्मिश्र फलन है, कोई सम्मिश्र फलन है जो प्रांत d पर निम्न प्रकार परिभाषित है, जो प्रांत d पर निम्न प्रकार परिभाषित है, जो प्रांत d पर निम्न प्रकार परिभाषित है। ठीक है भाई, जो कि प्रांत d पर निम्न प्रकार परिभाषित है। किस प्रकार से वो देखिए, that is f from d to c बराबर a प्लस आयोटा b such that a b belongs to real numbers and आयोटा बराबर क्या है, अंडर रूट -1। ठीक है, that is f from d to c बराबर a प्लस आयोटा b such that a b belongs to r, आयोटा बराबर अंडर रूट -1 such that f of z बराबर w बराबर u प्लस आयोटा v, जहां u तथा v वास्तविक चरों x व y के वास्तविक मान फलन है, x व y के वास्तविक मान फलन है, x व y के वास्तविक मान फलन है, तथा z बराबर x प्लस आयोटा y और phi does not equal to b सबसेट ऑफ c, और phi does not equal to b सबसेट ऑफ c। ठीक है, ये तो आपको फंक्शन के बारे में दे दिया। अब साथ साथ इस फलन में क्या दिया गया है, f ऑफ z का z बराबर 1 पर अनंत तक दिया गया है, इसका ऑर्डर कितना है, m। ठीक है, तो तथा z बराबर a तथा z बराबर a f ऑफ z का कोटि m का, f ऑफ z का कोटि m का कोई अनंतक है, f ऑफ z का कोटि m का कोई अनंतक है, कोई अनंतक है। ठीक भाई, क्या है, z बराबर a, f ऑफ z का कोटि m का कोई अनंतक है। कोटि m का अनंतक तभी आपने फंक्शन डिफाइन किया था किस प्रकार से, कि f ऑफ z बराबर z माइनस a की होल पावर -m इंटू फाई ऑफ z, जहां पे फाई ऑफ z की वैल्यू ये है। अब देखो, अब आपको तो आपने तो ये तो दिया गया था कि f ऑफ z का z बराबर पर अनंतक कितने ऑर्डर का है, m ऑर्डर का। क्या सिद्ध करना है आपको सिद्ध करना है कि 1/f ऑफ z के पास 0 होगा, कौन सा z बराबर है, लेकिन उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर भी m ही होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है कि 1/f z बराबर a 1/f ऑफ z का कोटि m का 0 है। ठीक भाई, आपको क्या सिद्ध करना है, अब आपको सिद्ध करना है कि
कि जेड बराबर ए 1 अपॉन एफ ऑफ जेड का कोटि एम का शून्य है। ठीक है, तो देखो अब हमें सिद्ध करना है, कि z बराबर ए फलन 1 अपॉन एफ ऑफ जेड का, फलन 1 अपॉन एफ ऑफ जेड का एम कोटि का शून्य, फलन 1 अपॉन एफ ऑफ जेड का एम कोटि का शून्य है। ठीक भाई, ये सिद्ध करना है। अब देखो एफ ऑफ जेड बराबर जेड में से की होल पावर एम इंटू 5 ऑफ जेड दे दिया। अब देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ जेड बराबर क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ जेड बराबर लिख सकते हो 5 ऑफ जेड बटा जेड माइनस ए की होल पावर एम। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखो अगेन आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, अगेन आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो कि 5 ऑफ जेड बराबर जेड माइनस ए की होल पावर एम इंटू एफ ऑफ जेड। ठीक है, फिर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो कि 1 अपॉन एफ ऑफ जेड बराबर जेड माइनस ए की होल पावर एम बटा 5 ऑफ जेड। ठीक है, अब देखिए आपको जो फंक्शन फाई ऑफ जेड दिया गया है वो कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। जब फंक्शन फाई ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो आप क्या कह सकते हो, 1 अपॉन फाई ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन फाई ऑफ जेड भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चूंकि फलन फाई ऑफ जेड, फलन फाई ऑफ जेड विश्लेषिक फलन है, या फिर आप ये कह सकते हो चूंकि फलन फाई ऑफ जेड जेड बराबर ए पर कैसा फंक्शन है, जेड बराबर ए पर विश्लेषिक फलन है, जेड बराबर ए पर विश्लेषिक फलन है, जेड बराबर ए पर कैसा फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। ठीक है, तथा फाई ऑफ ए की वैल्यू क्या है, तथा फाई ऑफ ए बराबर बी एम डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जेड बराबर ए पर वैल्यू क्या है, बी एम, जिसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है। जब 1 अपॉन फाई ऑफ जेड जब फाई ऑफ जेड विश्लेषिक है तो 1 अपॉन फाई ऑफ जेड विश्लेषिक होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, इस 1 अपॉन फाई ऑफ जेड को आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन एफ ऑफ जेड बराबर जेड माइनस ए की होल पावर एम इंटू जी ऑफ जेड। ठीक है, जहाँ जी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जहाँ जी ऑफ जेड हो जाएगा 1 अपॉन फाई ऑफ जेड, जहाँ जी ऑफ जेड हो जाएगा 1 अपॉन फाई ऑफ जेड। चूंकि फलन फाई ऑफ जेड जेड बराबर ए पर विशेषिक फलन है तब फाई ऑफ ए बराबर बी एम डज नॉट इक्वल टू 0। तो एक लाइन मिसिंग हो गई, तो 1 अपॉन फाई ऑफ जेड बराबर जी ऑफ जेड भी जेड बराबर ए पर कैसा फंक्शन होगा, जेड बराबर ए पर विश्लेषिक फलन होगा, जेड बराबर ए पर कैसा फंक्शन होगा, विश्लेषिक फलन होगा। ठीक है भाई, कैसा फंक्शन होगा, विश्लेषिक फलन होगा। अब देखो विश्लेषिक फलन होगा तो आप इस कैसे लिख सकते हैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन को आप लिख सकते हो किस प्रकार से, इस फंक्शन को लिख सकते हो आप 1 अपॉन एफ ऑफ जेड बराबर जेड माइनस ए की होल पावर एम इंटू जी ऑफ जेड। ठीक है, अतः
अतः 1/f(z), अतः फलन 1/f(z), या फिर आप कह सकते हो अतः z बराबर a फलन 1/f(z) का, फलन 1/f(z) का m कोटि का क्या है, m कोटि का शून्य है, m कोटि का क्या है, शून्य है। ठीक है भाई, क्या है, m कोटि का शून्य है। इसी प्रकार हम इस प्रमेय का विलोमतय भी सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इस प्रमेय का विलोमतय भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसी प्रकार हम इस प्रमेय का विलोमतय भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट होती हुई, थ्योरम नंबर 9.5.3 कंप्लीट होती हुई, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई, और साथ के साथ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।